हेलो चैम्प्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके सीए फाउंडेशन में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। ये जो चैप्टर है इसमें काफी सारे यूनिट्स हैं: जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू ऑल्सो अ गुड रिविजन ऑफ द होल चैप्टर। ऑल्सो मैंने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ। आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। आई हाईली रिकमेंड कि आप वो भी जरूर कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद द ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। आपको पता है कि 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव ट्रू और फॉल्स, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी देनी है, राइट? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज is equal to fixed assets plus current assets minus current liabilities. Now जैसे आपको पता है कि हर ट्रांजेक्शन के डुअल एस्पेक्ट होते हैं और वो डुअल एस्पेक्ट को एनालाइज करने के लिए वी हैव टू अप्रोचेस। वन इज द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, अनदर इज द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, नाउ इसे समझने के लिए अगर मैं आपको ब्रॉडली एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद दिलाऊं, आप 12th क्लास में भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे होता है shareholders funds broadly, then long term liabilities, then current liabilities, and here we have fixed assets, current assets। ठीक है, दोनों साइड्स का टोटल जो है वो सेम होता है, दोनों साइड्स का टोटल सेम होता है। तो ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज गोइंग टू गिव यू दिस। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। जो शेयर होल्डर्स फंड्स है उसी का दूसरा नाम इक्विटी होता है। So equity plus long-term liability is actually equal to fixed asset plus current asset minus current liability. So this is a true statement. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच अ डेटर बिकम्स अ रिसीवर। नाउ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बात मैंने आपके साथ करनी है। देखो, इसका आंसर कुछ एडिशंस ऑफ द मॉड्यूल्स में आपको मिलेगा ट्रू, क्योंकि वो ये पर्सपेक्टिव लेकर चल रहे हैं कि डेटर इज द रिसीवर ऑफ गुड्स। जब हमने क्रेडिट पे सेल्स की है तो डेटर को वो गुड्स मिले हैं, तो हम एंट्री भी क्या करते हैं जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं? डेटर टू सेल्स। तो डेटर इज द रिसीवर, इसलिए हमने उसको डेबिट किया क्योंकि उसको गुड्स मिल रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से हम इसे ट्रू कहेंगे कि डेटर एक रिसीवर होता है। बट लेट मी टेल यू, जो आपका लेटेस्ट एडिशन गिवन है मॉड्यूल का ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आप वहां पे चेक करेंगे तो आपको इसका आंसर फॉल्स मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये पर्सपेक्टिव लिया है कि डेटर इज द गिवर ऑफ मनी। क्योंकि जब फिर हम पैसे ले लेते हैं डेटर से तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर इज द गिवर ऑफ मनी, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया, क्योंकि पर्सनल का रूल लग रहा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राइट? सो इट इज अबाउट पर्सपेक्टिव। वी कैन कंक्लूड कि डेटर इज द रिसीवर ऑफ गुड्स बट द गिवर ऑफ मनी। तो दोनों पर्सपेक्टिव ठीक है। इसका आंसर ट्रू भी मिलेगा आपको कुछ एडिशंस में, और कुछ एडिशंस में फॉल्स भी मिलेगा। बट व्हाट डू आई रेकमेंड? आई रेकमेंड कि आप इसका आंसर फॉल्स ही लिखें, क्योंकि जो लेटेस्ट एडिशन है हमारा वेबसाइट पर उसमें भी फॉल्स लिखा है, going by the perspective कि debtor is actually not the receiver of money but the giver of money, right? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये बात मैंने आपको बतानी थी। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर। Then the rule of nominal account states that all expenses and losses are recorded on the credit side. Absolutely wrong. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग तो हमें पता ही है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स के। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये तो डेबिट होगा। देन जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्सिडियरी बुक। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ सब्सिडियरी बुक। और सब्सिडियरी बुक्स कौन सी होती है? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजेक्शन बाकी किसी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होती उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, राइट? सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैपिटल अकाउंट ये एक तरह की लाइबिलिटी होती है, इसका क्रेडिट नेचर होता है। सो दिस इज फॉल्स, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। मूविंग ऑन, परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट।
परचेज को हम डेबिट करके दिखाते हैं, जैसे इसे हम एक्सपेंस मानते हैं। बट लेट मी टेल यू, मॉड्यूल के जो पहले के एडिशंस हैं वहां पे आपको कई जगह इसका आंसर रियल भी मिल जाएगा, क्योंकि परचेज के समय हमने जैसे गुड्स खरीदे हैं, और गुड्स या स्टॉक एक तरह का एसेट होता है, तो रियल नेचर भी इसकी हम कह सकते हैं। बट प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम परचेज अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट ही मान के चलते हैं। सो लेट मी रिपीट, पहले आईसीआई के मॉड्यूल में लिखा होता था कि परचेज एक रियल अकाउंट है, बट अब प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम इसे नॉमिनल नेचर का ही मान के चलेंगे, एक एक्सपेंस की तरह। और 11th-12th से भी हम यही पढ़ते आ रहे हैं। All the personal and real accounts are recorded in P&L account. Absolutely false. रियल अकाउंट तो वैसे भी जैसे एसेट्स होते हैं, इनको पीएनएल में थोड़ी दिखाते हैं, और पर्सनल भी जैसे डेटर या क्रेडिटर, इसको भी हम पीएनएल में थोड़ी दिखाते हैं। तो पर्सनल और रियल अकाउंट्स को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, और पीएनएल में हम नॉमिनल अकाउंट्स को शो करते हैं। ठीक है, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन्स ऑल द पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। फॉल्स है ये भी, क्योंकि एसेट साइड पे आप नॉमिनल थोड़ी दिखाओगे, आप रियल दिखाओगे। और पर्सनल में भी सारे पर्सनल एसेट साइड पे नहीं आते, कुछ पर्सनल तो लाइबिलिटी साइड पे भी आते हैं, जैसे कैपिटल, जैसे ड्रॉइंग्स, जैसे क्रेडिटर्स। कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, यस दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इवन ड्रॉइंग्स अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। जैसे कैपिटल क्या है, बिजनेस में ओनर कैपिटल लेकर आया, तो कैपिटल इज एक्चुअली ब्रॉट इन बाय दैट पर्सन, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है। ओके इसमें रूल फिर हम वही लगाते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके दिखाते हैं। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस बुक ऑफ फर्स्ट या ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन यहीं पे रिकॉर्ड होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। A ledger is also known as the principal book of account. This is a true statement. वैसे जैसे जर्नल को हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और लेजर को हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हम सभी अकाउंट्स का अकाउंट वाइज बैलेंस शो करते हैं। चलो, कैश अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, यस क्योंकि ये एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द अकाउंट्स फ्रॉम लेजर टू जर्नल। नो नो, पोस्टिंग हम कहते हैं जब हम जर्नल से लेजर में दिखा रहे होते हैं चीजें, तो दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। At the end of the accounting year, all the nominal accounts of the ledger book are balanced. नहीं, सभी नॉमिनल अकाउंट्स को हम बैलेंस नहीं करते। नॉमिनल अकाउंट्स को हम टोटल करके उसका जो भी अमाउंट है वो पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। थिंक अबाउट सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सभी अकाउंट्स को हम टोटल करके इनका जो अमाउंट है वो पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये काफी बार आपके एग्जाम में भी आया है, तो प्लीज इसे मार्क कर लीजिए। ओके, ledger records the transactions in a chronological order. No no no, that is journal. journal chronological order में रिकॉर्ड करता है। ledger जो है वो पोस्टिंग कर रहा है अकाउंट वाइज, इसे हम कहते हैं एनालिटिकल ऑर्डर। एनालिटिकल ऑर्डर कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज नहीं, डेट वाइज तो हम जर्नल में दिखाते हैं। चलिए मूविंग ऑन। If the total debit side is greater than the total of credit side, we get a credit balance. No, देखो अगर डेबिट साइड बड़ी है, अगर डेबिट साइड बड़ी है, लेट्स से ये है 50,000 इसका टोटल और इसका है 40,000, तो बैलेंस तो इधर आएगा अगर डेबिट साइड बड़ी है, बट इसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस इवन दो ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, क्योंकि डेबिट बैलेंस का मतलब ही यही होता है कि बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, राइट। सो इफ द टोटल डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, वी गेट अ डेबिट बैलेंस। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। Then ledger accounts of assets will always be debited when they are increased. Yes, ये तो हमें पता ही है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है, कम होना क्रेडिट होता है। ठीक है, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ट्रू, जैसे रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल में, क्लासिफाइंग हम करते हैं लेजर में, समराइजिंग हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में, which then actually is the or lays the base for the preparation of the financial statements. तो ये थर्ड फेज होता है, करेक्ट।
चलिए आगे, ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स अ बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी मच यस, ट्रायल बैलेंस से ही हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट। देन अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, फॉल्स। अगर ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाता है तो ये पक्का पक्का प्रूफ है कि सब कुछ सही है, नो क्योंकि कुछ एरर्स अभी भी हो सकती हैं, इवन दो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है, कुछ एरर्स अभी भी हो सकती हैं, जैसे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन या फिर कॉम्पनसेटिंग एरर्स, राइट? सो दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। देन trial balance will tally in case of compensating errors, yes definitely yes, compensating errors का मतलब ही ये है कि एक एरर ने दूसरी एरर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स हुए और मैथ्स में आपको टीचर ने गलती से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिए और इंग्लिश में टीचर ने आपको गलती से 5 मार्क्स कम दे दिए, तो जो आपका टोटल स्कोर बनेगा उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज का। इसी तरह से कॉम्पनसेटिंग एरर्स का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली हो जाता है। अ ट्रायल बैलेंस कैन फाइंड द मिसिंग एंट्री फ्रॉम द जर्नल, फॉल्स। देखो अगर एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है, ना उसका कोई डेबिट एस्पेक्ट शो हो रहा है ना क्रेडिट एस्पेक्ट, तो फिर ट्रायल बैलेंस तो इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, राइट? सस्पेंस अकाउंट ओपनड इन अ ट्रायल बैलेंस इज अ परमानेंट अकाउंट, एब्सोल्युटली फॉल्स। ये परमानेंट अकाउंट नहीं होता, ये टेम्पररी अकाउंट होता है। जैसे मान लीजिए 31 मार्च आ गई है, क्लोजिंग डेट आ गई है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी कंप्लीट करनी है। अब कोई ऐसी वैल्यूज है जो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ से अराइज हुई, तो अभी तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम से हमें प्रिपेयर करनी है, तो इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दो, फिर आगे देखेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ थी, राइट? सो सस्पेंस अकाउंट हम ओपन करते हैं ताकि हम अपने ट्रायल बैलेंस को टैली करवा सकें और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली प्रिपेयर हो जाए। पर ये परमानेंट अकाउंट नहीं होता, ये टेम्पररी अकाउंट होता है। द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न्स अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, सिंपल है, देखो परचेजेस का डेबिट नेचर होता है, परचेज रिटर्न इज द ऑपोजिट ऑफ इट्स ऑफ क्रेडिट नेचर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। Transactions recorded in the purchase book include only purchase of goods on credit transactions. Yes, ये हमें पता है कि purchase book में हम सिर्फ credit purchase of goods को ही show करते हैं, credit purchase of goods, right? तो यहाँ तक देख लो। चलिए, let's move on now to the next question. Transactions regarding the purchase of fixed assets are shown in the purchase book. This is a false statement क्योंकि purchase book में हम सिर्फ credit purchase of goods को ही show करते हैं, तो इसे हम ऐसे कहाँ शो करेंगे? अगर तो यहाँ पे हमने परचेज किया है फिक्स्ड एसेट कैश पर, तो कैश बुक में शो कर देंगे, और अगर क्रेडिट पे किया है तो फिर इसे जर्नल प्रॉपर में शो करेंगे, राइट? कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, फॉल्स। कैश सेल्स को तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। Subsidiary books are also known as the books of original entry. This is a true statement. आप कहेंगे बट हम तो जर्नल को कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बट देखो या तो आप वन जर्नल बनाओ जहां पे आप सभी एंट्रीज कर रहे हो, या उसकी जगह आप सब्सिडियरी बुक्स बना दो, बात एक ही है। तो सब्सिडियरी बुक्स एक्चुअली जर्नल का ही एक ऑल्टरनेट है, तो इसे भी हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही कहते हैं। इसके बाद फिर आगे इसी के बेसिस पे लेजर बनाया जाता है, ठीक है? सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ सब्सिडियरी बुक, यस। जैसे वी हैव परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, देन बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। रिटर्न इनवर्ड बुक इज ऑल्सो नोन एज परचेज रिटर्न बुक, नहीं, रिटर्न इनवर्ड तो होता है सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम, राइट? सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Then moving on, purchase of a second hand machinery will be recorded in purchase book. No, again I would say credit purchase of goods only is recorded in the purchase book. तो अगर आपने second hand machinery खरीदी है, अगेन अगर कैश पे खरीदी है तो कैश बुक में शो करोगे, अदरवाइज जर्नल प्रॉपर में। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Total of sales return book is posted to the debit side of sales account. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि जैसे सेल्स रिटर्न बुक से फिर हम आगे पोस्टिंग करते हैं ना लेजर में,
तो जब हम इसको हम पोस्ट करेंगे सेल्स अकाउंट में तो डेबिट साइड पे शो करेंगे, यस, क्योंकि वैसे सेल्स की क्रेडिट नेचर होती है, बट अगर सेल्स रिटर्न हो जाए तो वो सेल्स की वैल्यू को कम कर देगी ना, सो ऑन द डेबिट साइड, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. If the sales are on frequent basis, the transactions are recorded in the sales book. This is a true statement. देखो अगर transactions बहुत ज़्यादा frequently होती हैं तो बार बार journal entries record करने से अच्छा subsidiary books बनाई जाएं. तो if the sales are frequent in nature तो sales book में उसे दिखाना better होता है, ठीक है. Cash book is a subsidiary book as well as a principal book. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ये सब्सिडियरी बुक तो है ही, आपको पता है, दिस इज वन ऑफ द सब्सिडियरी बुक्स, बट दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल बुक. जैसे अभी हमने पढ़ा था कि लेजर को हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं, तो एक्चुअली कैश बुक ऑल्सो वर्क्स एज अ लेजर, क्योंकि इसमें हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट शो कर रहे हैं इन अ वे. अगर हमने कैश बुक बनाई है तो आगे हमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. तो कैश बुक अपने आप में एक लेजर भी है, यानी इसको हम प्रिंसिपल बुक कह सकते हैं, और सब्सिडियरी बुक तो ये है ही, राइट. टू कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. नहीं, इसमें कैश और बैंक कॉलम नहीं होता है, कैश कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम होता है. चलिए आगे चलते हैं. मूविंग ऑन देन. डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड. ट्रू, इसे हम बैलेंस नहीं करते. इसका जो टोटल है उसे या तो हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आगे ले जाते हैं ऑन द डेबिट साइड, या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड में ऑन द क्रेडिट साइड, राइट. सो डिस्काउंट कॉलम को हम बैलेंस नहीं करते, सिर्फ टोटल करते हैं और फिर इसकी आगे हम लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं एज डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड. कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन टू कॉलम कैश बुक. नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री तो क्या होता है ना, जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है, बट टू कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ कैश कॉलम और डिस्काउंट दिखा रहे होते हैं, तो इसे हम थ्री कॉलम कैश बुक में दिखाते हैं, टू कॉलम में नहीं. Then, if the bank column is showing the opening balance on credit side, it is an overdraft. Yes, credit side यानी negative balance हो जाता है, unfavorable balance. So that is a bank overdraft. True statement है ये. Cash book records cash transactions as well as credit transactions. Obviously false. Credit transactions थोड़ी हम show करते हैं cash book में. Discount column of cash book records the trade discount. No, only cash discount is recorded. वैसे भी ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो ही नहीं करते हैं अलग से, तो यहाँ पे हम सिर्फ कैश डिस्काउंट शो करते हैं. मूविंग ऑन. द मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर डिटेक्टेड. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. एरर्स हमने कब डिटेक्ट किए हैं इस पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें कैसे रेक्टिफाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एरर्स को डिटेक्ट किया बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो सिंपली फिर उनकी हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं, अकाउंट्स में उन्हें शो कर देते हैं, क्योंकि अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना. इफ द एरर्स आर रिकॉर्डेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, फिर हम सस्पेंस अकाउंट से एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं. एंड इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, फिर हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए, राइट. So in case of errors of complete omission, the trial balance does not tally. False. Trial balance तो tally कर जाएगा अगर complete omission है, ना उसका कोई debit aspect आ रहा है ना credit aspect आ रहा है. So trial balance will agree. When errors are detected after preparation of trial balance, suspense account is opened. This is a true statement. When purchase of an asset is treated as an expense, इट इज नोन एज द एरर ऑफ प्रिंसिपल. जैसे हमें पता है एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कॉम्पनसेटिंग एरर्स. अगर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही कोई गलत अप्लाई कर दिया, मतलब अकाउंट्स की नॉलेज ही गलत अप्लाई की, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है. जैसे अगर हमने एसेट खरीदा है तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसे हम एसेट अकाउंट में ही डेबिट करके दिखाते हैं. बट इसे अगर हमने एक्सपेंस मान लिया, यानी इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो दिस इज डेफिनेटली एरर ऑफ प्रिंसिपल. सो अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया या एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, तो ये होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल. देन ट्रायल बैलेंस अग्रीज इन केस ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर्स. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे दो एरर्स ने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो टैली हो जाएगा. Then
When amount is written on the wrong side, it is known as error of principle. No, wrong side या wrong amount या wrong casting, ये सब होता है error of commission. ठीक है. On purchase of furniture, the amount spent on repairs should be debited to repairs account. देखो, परचेज करते वक्त अगर हमने रिपेयर्स की है, परचेज करते वक्त अगर रिपेयर्स की है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, फिर वो रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट नहीं होगा. यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं कि फर्नीचर जैसे कोई सेकेंड हैंड फर्नीचर होगा, इसीलिए परचेज करते वक्त ही उसको रिपेयर करवाना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, ये रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, ये उसी एसेट अकाउंट में ही डेबिट होगा, मतलब फर्नीचर अकाउंट में. Profit and loss adjustment account is opened to rectify the errors detected in the current accounting period. No, no, no. If the errors are detected in the next accounting period, तब हम profit and loss adjustment account open करते हैं. Rent paid to landlord of the proprietor's house is debited to rent account. No, अगर proprietor का घर है और उसके rent की बात हो रही है, फिर तो ये drawings account में debit होगा ना. ये business का थोड़ी rent है, ये तो इसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होगा. देन इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट. दिस इज ट्रू, अभी ये हमने डिस्कस किया था. If the effect of errors committed cancel out, the errors will be called compensating errors and the trial balance will disagree. No, no, no. Trial balance will agree. It will tally if the error is a compensating error. The debit notes issued are used to prepare the sales return book. No, देखो, सेल्स रिटर्न के समय क्रेडिट नोट बनता है और परचेज रिटर्न के समय डेबिट नोट बनता है. ये आपको ध्यान रखना है. कैसे याद रख सकते हो? देखो, जब मैंने सेल्स की तो एंट्री क्या हुई? लेट्स से राम को सेल्स की, तो राम टू सेल्स अकाउंट. ना अगर राम ने मुझे सामान वापस कर दिया तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू राम. यहाँ पे मैंने पार्टी को क्रेडिट किया है सेल्स रिटर्न के समय, इसलिए सेल्स रिटर्न के समय क्रेडिट नोट बनता है. आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमने पार्टी को क्रेडिट करके दिखाया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ऑन दी अदर हैंड, अगर परचेजेस की बात करें, अगर मैंने परचेज किया है राम से तो एंट्री होगी परचेजेस टू राम. बट इफ आई रिटर्न द गुड्स तो एंट्री होगी राम टू परचेज रिटर्न. तो अब यहाँ पे हमने पार्टी को डेबिट किया है एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न. तो याद रखना है, सेल्स रिटर्न के समय क्रेडिट नोट बनता है और परचेज रिटर्न के समय डेबिट नोट बनता है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. देन वैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट स्टिल ये क्वेश्चन आ गया है तो देख लेते हैं. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू अराइव एट द बैंक बैलेंस. नो, it is not prepared to arrive at the bank balance, but it is prepared to reconcile the bank balance shown as per the cash book and the bank balance shown as per the passbook or the bank statement, right? Chaliye, moving on. Then we have sale of office furniture should be credited to P&L account. नहीं, अगर आपने ऑफिस फर्नीचर सेल किया है तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो और ये तो बैलेंस शीट से रिलेटेड बात हुई. इट इज अ कैपिटल रिसीट, तो ये कोई रेवेन्यू रिसीट तो है नहीं जिससे हम पीएनएल में शो करेंगे, राइट? सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. Then a tallied trial balance means that the books of accounts have been prepared as per accepted accounting principles. No, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम जैसे देख रहे थे एरर ऑफ प्रिंसिपल में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया. ट्रायल बैलेंस तो यहाँ पे अग्री हो जाएगा, टैली हो जाएगा, बट यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके नहीं बनाई, राइट? सो अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सभी प्रिंसिपल्स को परफेक्टली यूज किया है, राइट? The rationale behind the opening of a suspense account is to tally the trial balance. Now, this is an interesting question क्योंकि बच्चों को इसका आंसर लग सकता है true, but actually नहीं. Rationale मतलब the main purpose or the main reason why we prepare the suspense account is, जैसे अभी मैं आपको बता भी रही थी, कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइमली प्रिपेयर हो जाएं. अभी एकदम से समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे मिस्टेक है,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही टाइम पे प्रिपेयर हो जाएं, इसलिए जो समझ में नहीं आ रहा उसको सस्पेंस अकाउंट में शो कर दो, बाद में फिर देखेंगे कि कहाँ पे गलती थी, राइट। सो सस्पेंस अकाउंट बनाने के पीछे जो मेन रीजन है वो ये नहीं है कि हमें बस ट्रायल बैलेंस को टैली करवा देना है, बट ये है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टाइमली प्रिपेयर कर सके, ठीक है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Gauri purchased goods worth 75,800 at 5% trade discount, and she paid half of the amount in cash. The amount appearing in the purchase book is rupees 36,005 rupees. तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम, 75,800 पे पहले 5% माइनस करके हमारी परचेजेस की वैसे वैल्यू आएगी 72,010 रुपीज। फिर इसमें से हाफ पेमेंट अभी होगी और हाफ बाद में होगी। जो क्रेडिट परचेज वाला कंपोनेंट है वही हम शो करते हैं ना परचेजेस बुक में, तो इसका हाफ बनेगा 36,005 रुपीज और यहाँ पे भी 36,005 रुपीज। तो दिस इज करेक्ट। जो क्रेडिट वाला कंपोनेंट है वो हम परचेजेस बुक में शो करेंगे एंड दैट इज कमिंग आउट टू 36,005 रुपीज, राइट। चलो आगे चलते हैं। ऑल द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन पीएनएल अकाउंट। ये अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। पर्सनल और रियल अकाउंट्स को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, पीएनएल में तो हम नॉमिनल अकाउंट्स की बातें करते हैं। देन 59th question, on the basis of the subsidiary books ledger accounts are prepared. ट्रू, यस दिस इज करेक्ट, क्योंकि सब्सिडियरी बुक्स हमारी जैसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो गई जहां पे रिकॉर्डिंग हुई है और उसके बेसिस पे फिर आगे लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। देन प्रीपेड सैलरी इज अ रियल अकाउंट। नो, दिस इज नॉट अ रियल अकाउंट, इवन दो दिस इज एन एसेट बट दिस इज नॉट रियल अकाउंट। दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे मैं आपको रिपीटेडली बताती हूँ कि जो 4 भाई बहन है ना, कौन कौन से, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं। सो दिस इज, इवन दो दिस इज एन एसेट बट दिस इज नॉट अ रियल अकाउंट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ इट डिड, प्लीज लाइक द वीडियो। अभी सभी चैप्टर्स की ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। इसके साथ साथ सभी चैप्टर्स के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।